पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि कैसे जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस, रोड रेजिस्टेंस, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं वो उनके साथ इफ़ेक्टेड होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल लेकर के, जिसमें कुछ टर्म्स एफिशिएंसी के दिए हुए हैं। हम देखते हैं लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें देख के घबराते हैं। इसमें जो ये ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी और इस तरीके की चीज़ें जो देखते हैं तो उससे उन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न सा होता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने कहा ऐसा भी हम एक प्रॉब्लम इस तरीके की भी ले लें ताकि आप लोगों को इसमें कभी कोई समस्या ना आए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड इन एन इंजन। एक इंजन में जो है एक इंजन की पावर को रिक्वायर करना हमको चाहिए, कैलकुलेट करना है। फिटेड ऑन ए ट्रक, जो ट्रक के अंदर फिट है, एक इंजन जो ट्रक के अंदर फिट है, हुज वेट इज, जिसका वेट दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन इसका वेट। फ्रंटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है वो है 3.25 मीटर स्क्वायर। फ्रंटल मतलब सामने आप खड़े हो जाइए, जितना आपको एरिया दिखाई पड़ेगा उसका वही फ्रंटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। एंड विच कैन रन ऑन लेवल रोड, लेवल रोड पर रन कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ग्रेडियंट नहीं है। एट द हाईएस्ट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो ट्रक का जो इंजन है और वो जो है उससे हाईएस्ट स्पीड जो हमको मिल रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर मिल रही है, जो लेवल रोड पर है। मैकेनिकल एफिशिएंसी उसकी दी हुई है 80% और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो व्हीकल की दी हुई है वो 90% दी हुई है। तो इतनी ये बात, तो ये टोटल प्रॉब्लम है जिससे हमको ये आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। देखो इससे ये जो है ये तीनों टर्म जो है अगर हैं दिए हुए तो इसका मतलब हम जो है यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दिमाग में ये आया कि हम एयर रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रोड रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कांस्टेंट्स नहीं दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दिए हुए हैं। ऐसी स्थिति आ जाए, वैसे दिए रहना चाहिए कांस्टेंट, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कांस्टेंट आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो। हम अभी देखो करके दिखाते हैं आपको। तो इसको जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, ज़रा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम अगर कांस्टेंट एज्यूम करते हैं तो लेट, हमने माना कि कांस्टेंट सी ए की जो वैल्यू है वो है 0.04 मान लेते हैं, और जो सी आर की जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं 0.03। ये दो हम कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं ना। या आप कुछ अपने हिसाब से भी कोई दूसरा ले सकते हैं, तो हमने जो लिया है वो तो ये है, ठीक है। बाकी उसके अलावा अब हमें इस पर देखने पे एक चीज़ ये समझ में आती है कि एक्सीलेटिंग रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की गई है। ज़्यादातर ये ज़ीरो ही मान के चलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी होती है। फिर उसके बाद जो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये लेवल रोड पर है। लेवल रोड के लिए जो है ये RG की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हमारे पास फार्मूला है एयर रेजिस्टेंस का। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है CA × A × V²। ये फार्मूला है। फार्मूले में आइए वैल्यू रखते हैं, तो जो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CA की वैल्यू 0.04 ये माना है। फ्रंटल एरिया जो दिया हुआ है वो 3.25 है, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही लेना है तो वो 80 × 80 हो जाएगी। ये हो गया। तो यहाँ से जो आया RA की वैल्यू जो आ जाएगी 832 न्यूटन। ये आप अपने आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे रोड रेजिस्टेंस के लिए। अब क्योंकि रोड रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट की जा सकती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला होता है CR × mg। तो यहाँ पर जो CR की वैल्यू है वो आपने क्या माना है 0.03, और mg के लिए 25 किलो न्यूटन इन्होंने दे रखा है उसका वेट। तो 25 हमको न्यूटन में चाहिए, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये आ गया 25,000। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 750 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई। तो ये RA आ गया, RR आ गया। हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ गए। बाकी R एक्सीलरेटिंग रेजिस्टेंस 0 है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस 0 है, लेवल रोड पर है। इसलिए अब नाउ टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें
कि टोटल रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो कितना है। टोटल रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर आर, ये इन दोनों को जोड़ देते हैं, वैल्यू रखिए। आर ए की वैल्यू हो जाएगी 832 और आर आर की जो वैल्यू हो जाएगी 750। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 1582 न्यूटन, 1582 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू है ये हमको यहाँ पर मिली इसकी। लेकिन ये तो हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, वो ये आया कि ये टोटल रेजिस्टेंस लग रहा है, लेकिन जो propulsive फोर्स होगा जो इंजन प्रोवाइड करेगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब ये है कि कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो वैल्यू इनको दी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस या ट्रैक्टिव जो एफर्ट होगा इंजन का, वो क्या होगा, वो जो हम प्रोपल्सिव एफर्ट जो होगा वो जो होगा इंजन का, वो 20% मोर देन होगा आरटी से। तो हमने मान लिया, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम, या अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से और भी एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी। तो एज्यूम जो प्रोपल्सिव एफर्ट इज 20% मोर देन आरटी। तो 20% ज़्यादा होगा तो उस केस में आर प्रोपल्सिव जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.2, 20% मोर देन में हो जाएगा 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू हो जाएगी आर टी की 82 बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 1898.4 न्यूटन, ये चीज़ आ जाएगी। ये जो ये फिगर आई हमारे पास ये आ गई। तो लेकिन अब ये एक्स्ट्रा पावर, इतने पावर से जो है वो प्रोपेल कर रहा है। ये मतलब ये तो रेजिस्टेंस थी, उससे 20% मोर ज़्यादा पावर से क्या हो रहा है, वो प्रोपेल कर रहा है। तो इतनी पावर इस पे है। तो अब जो पावर, लेकिन इंजन पे जो पावर आ रही है, जो इंजन की पावर कैलकुलेट करनी है, तो रिक्वायर्ड पावर जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड पावर जो हो जाएगी, पावर ऑब्टेन्ड ऑन इंजन जिसको बोलेंगे हम P, ये बराबर क्या हो जाएगी। तो ये जो RT है ना, RT मतलब हम RT लिखें या हम इसको लिख देते हैं RP, इसको लिख देते हैं हम RP है ना, RP इंटू V है ना, P बराबर होता है F इंटू V अपॉन 3600। V किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर 3600 लिख रहे हैं है ना। वो यहाँ पर यहाँ जो हमको है वो तो किलोमीटर ऊपर किलो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर हम पर सेकंड में बना लेंगे तो किलोवाट में हमको निकालना है इसको। फिर साथ में हम यहाँ पर कैलकुलेशन में लेंगे मैकेनिकल इफ़िशियंसी और साथ में ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी का भी डिवीज़न होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भी जो है ये पावर लॉस को बताता है। कहना मतलब मैकेनिकल पावर में जो है कितनी ज़्यादा जो मैकेनिकल इफ़िशियंसी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल पावर में कितनी जो है रिड्यूस्ड पावर मिली। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। और उस केस में जो है ट्रांसमिशन के लिए भी कितना ट्रांसमिशन में जो लॉसेज हुए हैं उनको जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट करके और यहाँ बता रहे हैं उसकी जो इफ़िशियंसी दी हुई होगी वो उसमें इससे निकालेंगे हम। फिर क्या आता है, हम वैल्यू रखते हैं। तो ये आ रहा है 198.4 इंटू 80 है ना। तो जो ये लॉसेज हैं ये नीचे रहेंगे 3600 और ये जो लॉस था ये था क्या 0.8 इंटू 0.9, ये चीज़ है। ये दोनों डिनोमिनेटर में रखे जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो हमको जो पावर आ जाएगी, एक्चुअल रिक्वायर्ड पावर जो होगी इंजन की, हो जाएगी 58.59 किलोवाट। ये इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो आप देख रहे हैं ये जो कैलकुलेशन आया, आपने यहाँ पर देखो दो जगह यहाँ पर एजम्पशन, एक कांस्टेंट में एजम्पशन हुआ और इधर ये जो प्रोपल्सिव एफर्ट है, प्रोपल्सिव एफर्ट में भी जो है यहाँ पर एजम्पशन हुआ। उसके बाद फिर आपने इसको निकाला कि जो टोटल पावर आएगी वो पावर जो इंजन में
आनी चाहिए जिससे इंजन प्रोपेल करेगा आगे की तरफ, ये पावर होनी चाहिए। यहाँ तक सारी बातें हमने आपको बताई। वैसे जो है ये तो ठीक है, सारी बातें हैं। अब हम आपको कुछ बातें ऐसे बताते हैं कि जैसे आपको कभी भी व्हीकल में फ्यूल सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अपनी व्हीकल को रन कराना है, कार को या मोटरसाइकिल को, तो उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ को उसको जो है एक जो उसमें वहाँ पर आप देखिएगा स्पीडोमीटर में जहाँ पर जो है वो ग्रीन मार्क बना होगा, उसी स्पीड पर आप उसको कांस्टेंट स्पीड से कोशिश करिए कि उसी स्पीड पर रन कराइए, न बहुत ज़्यादा तेज़ न बहुत ज़्यादा धीरे। पहली चीज़ हो गई। उसके बाद जो इंजन है उसको आप प्रॉपर उसका मेंटेनेंस ध्यान रखिए, समय समय पर उसकी जो है सर्विसिंग कराते रहिए। दूसरी बात आती है, उससे जो है आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, आपके जो है काफ़ी बचत होगी उस केस में। और उसमें जो है जो ब्रेक्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से चेक करते रहिए, ब्रेक जो है आसानी से लग जाए। और ब्रेक का जो ब्रेक शूज़ हैं उनको जो है आप समय समय पर चेक कराते रहिए। क्लच है, क्लच में भी जो है आप देखिए हर समय जो है आप उसमें क्लच पैडल को जो है आप उसमें जो है ऑपरेट मत करिए, इंजन की पावर को जाने दीजिए। बार बार जो है शिफ्टिंग गियर की सही नहीं हो, जो है अगर आप करते हैं क्लच का यूज़ करते हुए, वो भी वहाँ उस केस में भी जो है फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है। टायर का प्रेशर देखे रहिए आप, टायर का प्रेशर किस तरीके से, अगर टायर का प्रेशर प्रॉपर तरीके से है, क्योंकि टायर प्रेशर से भी आप देख रहे थे कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तो जो टायर का प्रेशर है वो आप पीरियोडिकली चेक कराते रहिए कि टायर का प्रेशर सही है नहीं। और जो एयर फिल्टर है उसको भी रेगुलरली जो है उसको साफ़ करते रहिए, क्योंकि अक्सर गंदगी आ जाती है एयर फिल्टर में, तो उससे भी जो है फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। और आप देख लीजिएगा कहीं कहीं कोई फ्यूल अगर लीक तो नहीं कर रहा, वैसे अगर वो लीक होता है तो पता भी चल जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। अगर फ्यूल की स्मेल आ रही है कहीं से पेट्रोल या डीजल की, तो इसका मतलब कि कहीं से लीकेज है ना। तो हमेशा जो है अगर कभी भी आपको 2 मिनट से ज़्यादा कहीं पर भी रुकना हो, चाहे वो इस ट्रैफिक में भी कहीं पर फंस जाए या कहीं पर जो है जाम लगा हो कहीं और इन जगहों पर, तो आप इंजन को बंद कर दीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि वहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा। और उसमें जो है हमेशा जहाँ जहाँ पर लुब्रिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पर लुब्रिकेशन का यूज़ करिए। और दिन के समय में कोशिश ये करके कि दिन के समय में जो है लाइट नहीं जलनी चाहिए। वैसे पता नहीं कि अभी जो है इस समय जो कुछ नया जो है जो इस समय गवर्नमेंट का रूल आया हुआ है कि जिसमें कुछ गाड़ियां जो ऐसी बिक रही हैं जिसमें दिन में भी लाइट जला करती है, तो वो उसका रीज़न क्या है वो हम आपको जो है हम बाद में आगे चल करके पता करके बताएंगे कि उन्होंने ये चीज़ जो है क्या सोच करके ऐसे इम्प्लीमेंट की कि दिन में भी लाइट जले। वैसे जो है ये दिन में लाइट जलना जो होता है वो एक्चुअल में जो है वो, क्योंकि जो भी आप कोई भी चीज़ वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, तो वो क्या होता है, वो फ्यूल की जो एनर्जी है उसी का ही एक पार्ट है। अब ये नहीं है कि वो जो है कहीं अलग से एनर्जी आ रही है, भाई फ्यूल से ही तो सारी सप्लाई हो रही है, सब सारे फ्यूल से ही इंजन चल रहा है, इंजन से ही बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी से ही सारी सप्लाई हो रही है। तो जो कुछ भी वहाँ पर है, चाहे वो एसी चला रहे हों, चाहे आप उसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम चला रहे हों, चाहे मोबाइल चार्ज कर रहे हों, ये सब कहाँ से, उसका एक मेन सोर्स है, वो क्या है, वो फ्यूल है। वो क्या है, वो वही पेट्रोल है, डीजल है, उसी के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है अगर आप यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो है फ्यूल की सेविंग हो रही है। तो अगर एनर्जी कहीं पर भी कंज्यूम हो रही है, किसी भी फॉर्म में कंज्यूम हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इफेक्ट जो हो रहा है वो उसका पेट्रोल या डीजल पर या जिससे वो चल रही है उसी पर जा रहा है, क्योंकि जिससे व्हीकल चलेगी वही उसी से पावर, तो केमिकल एनर्जी जो होगी फ्यूल की वही इसका मेन सोर्स होती है, जिसको हम थर्मल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे हम जो है उससे ट्रैक्टिव एफर्ट लेते हैं। तो यहाँ तक ये बात अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी हमको लगता है। तो ये एक टॉपिक यहाँ पर पूरा कंप्लीट करते हैं हम। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप फिर से पिछले वाले लेक्चर पे चले जाइए, वहाँ पर आप फिर से उसको सुनिए, और आपके पास तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इसको
कई बार सुन करके, समझ करके, और तब फिर आप आगे बढ़िए। लेकिन पूरी तरीके से एक एक जब तक आपको कि पिछला नहीं है, जब तक अच्छे से आएगा तब तक आगे वाला लेक्चर जो पढ़ेंगे आप या सुनेंगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।